एक आदमी था, कैंसर के जबड़े से जिंदगी छीन कर लौटा था। नाम लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने साइकिल उठाई और दुनिया को अपने पीछे दौड़ा दिया। 7 बार लगातार 7 साल उसने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस टूर डी फ्रांस जीती। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं था, वो एक उम्मीद था, एक जीती जागती कहानी कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया उसके कदमों में थी। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है और दूसरा वो जो बंद दरवाजों के पीछे का सच होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग का सच जहरीला था। उसकी हर जीत, हर मेडल एक बहुत बड़े झूठ पर टिका था। एक ऐसा झूठ जिसे उसने सालों तक जिया और पूरी दुनिया को पिलाया। सालों तक कानाफूसी चलती रही, इल्जाम लगते रहे और वो हर बार कैमरे पर आकर कहता, मैं पाक साफ हूं। उसके अपने साथी जो कभी उसके लिए जान देते थे, एक एक कर गवाही देने लगे, बताने लगे कि कैसे पूरी टीम एक चलते फिरते केमिकल लैब की तरह थी, कैसे खून की थैलियां छिपाई जाती थीं, कैसे डॉक्टरों की मदद से धोखे को अंजाम दिया जाता था। पर आर्मस्ट्रॉन्ग का तिलिस्म टूट नहीं रहा था। फिर आया साल 2012। अमेरिकी एंटी डोपिंग एजेंसी USADA की 1000 पन्नों की रिपोर्ट ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। जो हीरो था वो इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। 7 खिताब छीन लिए गए, हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया और फिर ओपरा विनफ्रे के शो पर करोड़ों लोगों के सामने उस टूटे हुए सितारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, मैंने धोखा दिया, मेरी पूरी कहानी एक झूठ थी। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की यह कहानी सिर्फ एक आदमी के अर्श से फर्श पर गिरने की कहानी नहीं है, ये उस जहर की कहानी है जो आज खेल की रगों में दौड़ रहा है। डोपिंग, ये बेईमानी सिर्फ साइकिलिंग में नहीं बल्कि क्रिकेट, दौड़ और कुश्ती समेत कई खेलों में पैर पसार चुकी है। यही कारण है कि भारत में इस पर लगाम लगाने के लिए एंटी डोपिंग बिल लाया गया है। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वो एंटी डोपिंग बिल, किन खेलों में डोपिंग के सबसे ज्यादा केस मिलते हैं, डोपिंग के अब तक कौन कौन से बड़े मामले सामने आ चुके हैं और डोपिंग से जुड़ी बहुत सी चीजें। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। तो सवाल यह है कि लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे धोखेबाजों को रोकता कौन है, और अगर भारत में कोई खिलाड़ी ऐसा करे तो उसे कौन पकड़ेगा? इसी सवाल के जवाब में भारत की संसद में एक नया बिल पेश किया गया है जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग बिल। क्या है यह कानून, इससे बदलेगा क्या? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सालों से भारत में डोपिंग पकड़ने के लिए एक एजेंसी काम कर रही है, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और खिलाड़ियों के सैंपल टेस्ट करने के लिए एक लैब है NDTL यानी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। लेकिन एक दिक्कत थी, इन दोनों के पास कानूनी ताकत की कमी थी। वे नियम बना सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, पर उनके फैसलों को कानूनी रूप से पुख्ता करने वाला कोई ढांचा नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए 2022 में तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक बिल लेकर आए। मकसद नेक था, नाडा को ताकत देना, डोपिंग के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाना। बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास भी हो गया। लगा कि काम हो गया, लेकिन तभी खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी कूद पड़ा। इसका नाम है वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आप इसे खेल की दुनिया की सबसे बड़ी डोपिंग पंचायत समझ सकते हैं। यही संस्था पूरी दुनिया में डोपिंग से जुड़े नियम बनाती है और नजर रखती है। वाडा ने भारत के 2022 वाले बिल को देखा और आंखें तरेरी। उन्होंने कहा, यह नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वाडा को लगा कि इस बिल के जरिए भारत सरकार नाडा के काम में दखल दे रही है। बिल में एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स बनाने की बात थी। इस बोर्ड के पास इतनी ताकत थी कि वो नाडा के फैसलों को और खिलाड़ियों की अपील सुनने वाले पैनल दोनों को कंट्रोल कर सकता था। वाडा का तर्क सीधा था, आप ही खिलाड़ी, आप ही रेफरी नहीं हो सकते। अगर डोपिंग पकड़ने वाली एजेंसी पर सरकार का सीधा कंट्रोल होगा तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? हो सकता है सरकार अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश करे। मामला गंभीर हो गया। वाडा ने दिल्ली को धमकी दी कि अगर आपने ये कानून नहीं बदला तो हम भारत की मान्यता रद्द कर सकते हैं, हमारी लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि भारत में हो रहे टेस्ट की कोई कीमत नहीं रहती। हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक की निगाह से देखे जाते। इसके बाद दिल्ली और वाडा के हेडक्वार्टर्स जो स्विट्जरलैंड के लुजैन शहर में स्थित हैं, दोनों के बीच बातचीत का लंबा दौर चला। भारत के नए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वाडा के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और आखिरकार एक सुलझा हुआ रास्ता निकाला गया।
सरकार ने बिल में जरूरी बदलाव किए। जो नया संशोधित बिल आया उसमें वाडा की सबसे बड़ी चिंता का ख्याल रखा गया। अब नाडा और अपील सुनने वाला पैनल दोनों आजाद होकर काम करेंगे। बोर्ड उन्हें सिर्फ काम करने की सुविधा देगा, उनके फैसलों में दखल नहीं देगा। बिल में पहले खिलाड़ियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने की भी बात थी। वाडा ने इस पर भी ऐतराज जताया तो उसे भी हटा दिया गया। यह कानून तो बन रहा है, लेकिन सवाल है कि क्यों? आखिर भारत को एक इतने सख्त कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसका जवाब वाडा की एक रिपोर्ट में छिपा है। 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले पकड़े गए, भारत उस लिस्ट में दुनिया में टॉप पर था। यह कोई मेडल टैली नहीं थी जिसमें पहले नंबर पर आकर हमें गर्व होता। यह शर्म की एक लिस्ट थी। यह बताती है कि हमारे खेल के मैदानों के नीचे कितना कीचड़ जमा है। कहानी शुरू करते हैं उस खेल से जिसे ओलंपिक की आत्मा कहा जाता है, एथलेटिक्स। भारत में डोपिंग की जड़ें यहां सबसे गहरी हैं। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, साल 2000। दुनिया नई सदी का स्वागत कर रही थी और भारत स्वागत कर रहा था एक नई एथलीट का। नाम था सीमा अंतिल, डिस्कस थ्रोअर। उन्होंने चिली में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यह बहुत बड़ी खबर थी। एक युवा भारतीय लड़की दुनिया के मंच पर सोना जीत रही थी। लगा कि हमें भविष्य का एक सितारा मिल गया। अखबारों में तस्वीरें छपी, बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन यह चमक बस कुछ ही हफ्तों की मेहमान थी। खबर आई कि सीमा डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। उनके सैंपल में स्यूडो एफेड्रिन नाम का पदार्थ मिला था, एक ऐसी दवा जो अक्सर सर्दी जुकाम की गोलियों में मिलती है। उनसे उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया। नेशनल फेडरेशन ने उन्हें एक सार्वजनिक चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक 17-18 साल की लड़की के लिए जिसके करियर की बस शुरुआत हुई थी, यह एक ऐसा दाग था जिसे मिटाना बहुत मुश्किल था। यह तो एक अकेली कहानी थी। असली भूचाल तो एक दशक बाद आया, साल 2010। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत कर रहा था। पूरा देश तिरंगे में रंगा था। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग और टीवी पर देख रहे करोड़ों हिंदुस्तानी, सबकी सांसें अटकी हुई थी। मौका था महिलाओं की 4x400 मीटर रिले दौड़ का फाइनल। और जैसे ही भारत की आखिरी धावक ने फिनिशिंग लाइन पार की, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया था। मनदीप कौर, सिनी जोश और अश्विनी अकुंजी रातों रात नेशनल हीरो बन गई। अखबारों ने उन्हें गोल्डन गर्ल का नाम दिया। कुछ महीने बाद इन्हीं लड़कियों ने एशियन गेम्स में भी सोना जीता। अब वो भारतीय एथलेटिक्स के पोस्टर गर्ल थी। लेकिन शोहरत की ये धूप ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 2011 में एक एक कर इन सितारों के टूटने की खबरें आने लगी। पहले अश्विनी, फिर सिनी और मनदीप। भारत की गोल्डन गर्ल डोपिंग के टेस्ट में फेल हो गईं। उनके शरीर में वो स्टेरॉइड्स मिले जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिन लड़कियों को देश पलकों पर बिठा रहा था, उन पर 1 साल का बैन लग गया। एक झटके में हीरो जीरो बन चुकी थी। एथलेटिक्स से निकलकर अब उन खेलों में चलते हैं जहां ताकत ही सब कुछ है, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग। यहां डोपिंग की कहानी और भी डरावनी और गहरी है। अप्रैल 2015 देश के खेल जगत में हड़कंप मच गया। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने एक फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक साथ 21 वेट लिफ्टर्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। एक दो नहीं, पूरे 21। ये सब अलग अलग राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिबंधित पदार्थों के इस्तेमाल के दोषी पाए गए थे। यह घटना किसी एक खिलाड़ी की गलती नहीं थी। यह इशारा कर रही थी कि सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ है, कि शायद कोच से लेकर फेडरेशन तक इस अंधेरे के बारे में सब जानते हैं। इस एक खबर ने भारतीय वेट लिफ्टिंग की साख पर ऐसा बट्टा लगाया जिसे धोने में सालों लग गए। लेकिन अगर डोपिंग से जुड़ी सबसे नाटकीय और दर्दनाक कहानी किसी खेल में है तो वो है कुश्ती। साल 2016 रियो ओलंपिक शुरू होने में बस कुछ ही महीने बचे थे। भारत में कुश्ती के 74 किलो वर्ग में ओलंपिक्स कौन खेलेगा, इसे लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था। एक तरफ थे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार और दूसरी तरफ थे नरसिंह यादव, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोटा जीतकर अपनी जगह पक्की की थी। मामला कोर्ट तक गया और फैसला नरसिंह के हक में आया। नरसिंह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी ओलंपिक से ठीक 25 दिन पहले एक धमाका हुआ। खबर आई कि नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए। उनके सैंपल में प्रतिबंधित स्टेरॉइड मिला। नरसिंह कैमरे के सामने आए, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, यह साजिश है, मेरे खाने में किसी ने दवा मिलाई है। शक की सुई उनके प्रतिद्वंदियों पर गई। मामला इतना बड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री दफ्तर तक पहुंच गया। पुलिस ने FIR दर्ज की। एक पल को लगा कि नरसिंह की कहानी में दम है।
नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल ने उनकी बात मान ली और उन्हें यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी। नरसिंह का रास्ता साफ हो गया, वो रियो के लिए रवाना हुए। पूरा देश उनकी बेगुनाही का जश्न मना रहा था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। नरसिंह रियो पहुंचे, अपने पहले मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, तभी वाडा ने नाडा के फैसले को खेल की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चुनौती दे दी। मुकाबले से ठीक 12 घंटे पहले रियो में सुनवाई हुई और कोर्ट ने नरसिंह को दोषी पाया। उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया। तो क्या यह कीचड़ सिर्फ हमारे ही आंगन में है? क्या डोपिंग का यह दानव सिर्फ भारत के ही खिलाड़ियों को निकल रहा है? जवाब है नहीं। यह आग पूरी दुनिया के खेल के मैदानों में लगी है, यहां तक कि उन देशों में भी जिन्हें हम खेल का मक्का समझते हैं। इसकी आंच ने बड़े बड़े सूरमाओं को जलाकर राख कर दिया। चलिए अब आपको दुनिया के कुछ उन बड़े डोपिंग स्कैंडल्स के किस्से सुनाते हैं जिन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि पूरे खेल जगत को शर्मसार कर दिया। साल 1988, शहर सियोल, दक्षिण कोरिया, मौका ओलंपिक्स का। पूरी दुनिया की नजरें एक ही इवेंट पर टिकी थी, 100 मीटर की दौड़ का फाइनल। यह सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये दो दुश्मनों की जंग थी। एक तरफ था अमेरिका का हीरो कार्ल लुइस और दूसरी तरफ कनाडा का नया नवेला तूफान बेन जॉनसन। रेस शुरू हुई और 10 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। बेन जॉनसन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कार्ल लुइस बस उन्हें देखते ही रह गए। जॉनसन ने न सिर्फ रेस जीती बल्कि 9.79 सेकंड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिनिशिंग लाइन पार करने से पहले ही उन्होंने अपना एक हाथ हवा में उठा दिया था। यह ऐलान था कि दुनिया का सबसे तेज इंसान अब मैं हूं। कनाडा में जश्न शुरू हो गया, बेन जॉनसन नेशनल हीरो बन गए। लेकिन यह कहानी जितनी तेजी से बनी थी उससे भी ज्यादा तेजी से बिखरी। 2 दिन बाद 26 सितंबर 1988 को ओलंपिक्स की दुनिया में एक भूचाल आ गया। खबर आई कि बेन जॉनसन डोप टेस्ट में फेल हो गए। उनके शरीर में स्टेनोजोलोल नाम का एक एनाबोलिक स्टेरॉइड मिला। जो हीरो था वो विलेन बन चुका था। उनसे उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया और वो मेडल पहना दिया गया उनके सबसे बड़े दुश्मन कार्ल लुइस को। बेन जॉनसन की वो 10 सेकंड की जीत खेल के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ बनकर रह गई। फुटबॉल की दुनिया में एक खिलाड़ी को भगवान का दर्जा मिला। नाम था डिएगो माराडोना। अर्जेंटीना के इस जादूगर ने 1986 में अपने देश को अकेले दम पर वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन माराडोना जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही विवादित भी। साल 1994 अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। माराडोना कोकीन के इस्तेमाल की वजह से 15 महीने का बैन झेलकर वापस लौटे थे। उन्होंने अपना वजन 26 पाउंड तक कम किया था और उनकी वापसी को लेकर दुनिया दीवानी थी। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में उन्होंने एक शानदार गोल किया और फिर कैमरे की तरफ दौड़कर जिस जंगली अंदाज में वो चीखे, वो तस्वीर आज भी लोगों को याद है। लगा कि पुराना माराडोना लौट आया है, लेकिन ये वापसी भी एक धोखा थी। कुछ ही दिनों बाद माराडोना डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। उनके सैंपल में एफेड्रिन नाम के प्रतिबंधित पदार्थ के 5 अलग अलग प्रकार मिले। ये एक बहुत बड़ा झटका था। माराडोना को तुरंत टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। फुटबॉल के भगवान की उनके देश के लिए यह आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ। उनका शानदार करियर डोपिंग के दाग के साथ खत्म हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में डोपिंग ने एक नया रूप लिया। अब यह सिर्फ गोलियों या इंजेक्शन तक सीमित नहीं था, अब यह एक साइंस बन चुका था, धोखा देने का साइंस। इसकी फैक्ट्री खुली अमेरिका के कैलिफोर्निया में, एक लैब जिसका नाम था बाल्को, BALCO, यानी बे एरिया लेबोरेटरी कोऑपरेटिव। इसका मालिक विक्टर कॉन्टे एक ऐसा साइंटिस्ट था जो डिजाइनर स्टेरॉइड बनाता था, यानी ऐसे ड्रग्स जिन्हें कोई टेस्ट पकड़ ही नहीं सकता था। इस पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ 2003 में हुआ। एक कोच ने खुन्नस में एक सिरिंज में उस नए स्टेरॉइड THG का सैंपल एंटी डोपिंग एजेंसी को भेज दिया और फिर जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। इनमें सबसे बड़ा नाम था मैरियन जोन्स का, अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने 3 गोल्ड समेत 5 मेडल जीते थे। सालों तक वो हर इल्जाम से इनकार करती रही, लेकिन 2007 में उन्होंने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने अपने 5 मेडल लौटा दिए और जांचकर्ताओं से झूठ बोलने के जुर्म में उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। इसी फैक्ट्री के एक और ग्राहक थे बेसबॉल के सबसे बड़े सितारे बैरी बॉन्ड्स।
बॉल्को स्कैंडल ने दुनिया को दिखाया कि डोपिंग का दानव कितना चालाक हो चुका है। वो हर बार कानून से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। ये किस्से बताते हैं कि सियोल से लेकर अमेरिका तक कोई मैदान, कोई देश इस जहर से अछूता नहीं। और जब बात जेंटलमैन के गेम यानी क्रिकेट की आती है तो यहां भी कुछ ऐसे ही दागदार पन्ने मौजूद हैं। शेन वॉर्न ये सिर्फ एक नाम नहीं, क्रिकेट की पूरी किताब है। लेग स्पिन का वो जादूगर जिसने अपनी उंगलियों पर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचाया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मैच विनर, एक रॉक स्टार। साल 2003 दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मंच सजा था। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ताकतवर टीम थी और वॉर्न उसका सबसे बड़ा हथियार। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई कैंप से एक ऐसी खबर आई जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। शेन वॉर्न डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। उन्हें तुरंत फ्लाइट पकड़वाकर वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। उनके सैंपल में एक मोड्यूरेटिक नाम का पदार्थ मिला था। ये एक डायूरेटिक है, यानी ऐसी दवा जो शरीर से पानी निकलने में मदद करती है। डोपिंग में इसका इस्तेमाल वजन घटाने या दूसरे ड्रग्स को छुपाने के लिए किया जाता है। जब वॉर्न से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये टैबलेट मुझे मेरी मां ने दी थी। क्यों? ताकि कैमरे के सामने मेरा चेहरा थोड़ा पतला और अच्छा दिखे। वॉर्न कहते रहे कि उन्होंने जानबूझकर कोई प्रतिबंधित दवा नहीं ली, लेकिन एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनकी एक ना सुनी। उन पर 1 साल का बैन लगा और इस एक गोली ने शेन वॉर्न के शानदार वनडे करियर को एक शर्मनाक मोड़ पर खत्म कर दिया। वो फिर कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप लेवल वनडे नहीं खेल पाए। अब चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। यहां 2 ऐसे गेंदबाज थे जिनसे दुनिया खौफ खाती थी। एक शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज। दूसरा मोहम्मद आसिफ, स्विंग का सुल्तान, जिसकी गेंद हवा में बातें करती थी। ये दोनों साथ में गेंदबाजी करते तो बल्लेबाजों की शामत आ जाती। साल 2006 भारत में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट में एक बवंडर आ गया। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया। वजह, दोनों नैंड्रोलोन नाम के एक प्रतिबंधित स्टेरॉयड के इस्तेमाल के दोषी पाए गए थे। दोनों ने दावा किया कि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक पैनल ने शोएब पर 2 साल और आसिफ पर 1 साल का बैन लगा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद एक दूसरे अपील पैनल ने दोनों के बैन को रद्द कर दिया, यह कहकर कि खिलाड़ियों को यह नहीं पता था कि वो जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें प्रतिबंधित पदार्थ है। यह एक बहुत ही विवादित फैसला था। हालांकि बैन हट गया लेकिन दोनों खिलाड़ियों पर लगा दाग नहीं धुला। नतीजा यह हुआ कि दोनों 2007 के वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पाए। 2 तूफानी करियर विवादों की भेंट चढ़ गए। ये कहानी 80 के दशक की है। इंग्लैंड के सबसे बड़े ऑलराउंडर इयान बॉथम, एक ऐसे खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच पलट देते थे। बॉथम जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए मशहूर थे। 1986 में उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें कबूल कर लिया कि उन्होंने शौकिया तौर पर भांग का नशा किया है। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी। पूरे इंग्लैंड में हंगामा मच गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर भारी दबाव बना और उन्होंने अपने सबसे बड़े हीरो को 63 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। बॉथम की गैर मौजूदगी में इंग्लैंड भारत के खिलाफ सीरीज हार गया। ये सारी कहानियां हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं, खेल का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ जीत हार का हिसाब है, सिर्फ मेडल और रिकॉर्ड्स की गिनती है, या फिर ये उस जज्बे, उस ईमानदारी या उस खेल भावना की कहानी है जो एक खिलाड़ी को सिर्फ एथलीट नहीं बल्कि हीरो बनाती है? भारत के ये नया एंटी डोपिंग बिल इसी दूसरे रास्ते को चुनने की एक कोशिश है। ये एक ऐलान है कि हमें वो जीत नहीं चाहिए जो धोखे की बुनियाद पर खड़ी हो। हमें वो हीरो नहीं चाहिए जिसकी चमक उधार की हो, क्योंकि आखिर में इतिहास सिर्फ विजेताओं को नहीं बल्कि उनके तरीकों को भी याद रखता है।